Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path। देखिए आज हम लोग और कुछ वीडियो आगे बढ़ते हैं और ये आपका लास्ट एग्जांपल होगा जो इस सीरीज़ में है आपकी रिंग को समझने का। ठीक है, मैंने इतने सारे एग्जांपल इतने सारे वीडियोस सिर्फ रिंग पे इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये रिंग के जो एग्जांपल्स है वो आपकी ग्रुप थ्योरी की नॉलेज जो जो आपकी इससे पहले थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ी होगी उसकी नॉलेज को ऑलमोस्ट पूरा कर सके, इसलिए इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स भी थे जो आपके छोटे छोटे नॉलेज को छोटे छोटे ज्ञान को वापस ले आए। अगर आपने उसे भुला दिया है या अगर नहीं पढ़ा है तो वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और आपके सामने है विच इज़ प्रूव दैट द सेट Z5 की बात हो रही है। Z5 मॉडुलो 5, आपको इसका मतलब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 5 से डिवाइड करने के बाद जितना भी बचता है रिमाइंडर वही लिखा जाता है इसके सेट में। फॉर्म्स अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब कॉम्यूटेटिव रिंग चाहिए, यूनिटी भी चाहिए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉडुलो 5। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बता चुका हूँ मॉडुलो वाला कि क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो में जाके देखेंगे आपको दिख जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए चलते हैं इस पर। ठीक है, यहाँ पर हमको पता है कि जो Z5 होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है। Z5 जो होता है अपना वो किस तरह का सेट होता है, देखिए दिखाता हूँ। Z5 में आपको क्या करना है, पहली बात तो जब आप बात करते हैं Z5 के एलिमेंट्स की तो इसमें 5 से डिवीज़न करने के बाद क्या क्या आपको रिमाइंडर मिल सकता है। मैंने बताया जब भी किसी टेबल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर उस टेबल के नंबर से एक कम और कहाँ तक, 0 तक। तो देखिए 5 से एक कम मतलब 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। मैंने उल्टा बोला है, ठीक है, क्योंकि 5 अगर आप लेना चाह रहे हो तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 0। तो 0 तो पहले से इसमें है। बात समझ में आई। तो Z5 जो है वो आपका ये ब्रैकेट बनता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। इससे पहले मैंने एक बात आपसे कही थी कि Z5 जो इनटू होता है, ठीक है, Z5 इनटू का केस जो होता है वो 1 से शुरू होता है और Z5 प्लस वाला जो होता है वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका किस केस के लिए है, ये एडिशन के लिए है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, वही हमारा 0 हट जाएगा। तो देखिए जब हमारे पास Z ये इस टाइप का 5 7 होता है तो हम लोग एक टेबल बनाया करते थे जिसका नाम, अगर आप लोग गेस कर पा रहे हो तो आप एक सेकंड सोच करके जवाब दे सकते हो। वैसे इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, उसे कंपोजिशन टेबल कहा करते थे हम लोग, है ना। तो वो चीज़ हम लोग बनाने जा रहे हैं दोनों ही केस में, क्योंकि हमें क्या करना है, रिंग प्रूव करना है तो एडिशन का भी बात करना पड़ेगा, एडिशन में उसे अबेलियन प्रूव करना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन में से सेमी ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए वो बना लेने से ये बहुत ईजी वे में सॉल्व भी हो जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर भी आ जाता है। चलिए देखते हैं। सो मेकिंग द कंपोजिशन टेबल। ठीक है, कंपोजिशन टेबल भी आपको इसी बहाने आ जाएगी, मेकिंग द कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल की बात करते हैं। देखिए देखिए भाई, कंपोजिशन टेबल तो मैंने बना दी है। अब इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये जो प्लेस है यहाँ पे आपको अपना क्या कहते हैं, जो ऑपरेशन होता है वो लिखना होता है। तो +5 ऑपरेशन यहाँ पे आ गया और इंटू 5 ऑपरेशन यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक, अब हमें एलिमेंट +5 के लिए क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। जैसे यहाँ लिखते हैं वैसे लेफ्ट साइड भी लिखते हैं 0 1 2 3 4, जिससे कि सेम में भी अगर हम अप्लाई करें तो क्लोज़र बताने के लिए हमें वो भी तो करना पड़ेगा ना, लेफ़्ट और राइट दोनों लिखेंगे, क्लोज़र, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, उसके बाद एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इन्वर्स, वो सब का सब इसी कंपोजिशन टेबल से पता चल जाता है। और कैसे पता चलता है वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 1 2 3 4 होगा, 0 तो होता नहीं मल्टीप्लिकेशन के केस में, क्योंकि 0 का इन्वर्स नहीं मिलता मल्टीप्लिकेशन के केस में, क्योंकि 0 का इन्वर्स एक तरीके से बोला जाए मल्टीप्लिकेशन के केस में 1/0 होता है, और जो कि इन्फिनिटी दे देता है, जो कि नॉन एग्जिस्ट होता है, तो इसलिए बात नहीं कर सकते उस पर, है ना। नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू है इन्फिनिटी, तो उस पर बात नहीं करते। चलिए आते हैं। अब देखिए 0 का 0 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 0 से 5 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर लिखिए तो 0 ही आएगा, है ना। तो 0 आ गया। 0 का 1 में मल्टीप्लाई करिए, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना था, ऐड करना था, वैसे भी वही आएगा। 0 को 0 में ऐड करेंगे
5 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 0, 0 को 1 में ऐड करेंगे कितना आएगा 1, 5 से डिवाइड करिए 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर फिर से 1 बचेगा तो 1 ही आएगा, 0 का 2 में, 0 का 3 में, 0 का 4 में, ठीक है। अब देखिए 1 को 0 में ऐड करेंगे तो बात तो है 1 ही आएगी, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, 5 से डिवाइड करने के बाद भी 2 ही बचेगा, 1 2 3 हो गया, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। 5 से डिवाइड करिए रिमाइंडर 3 ही आएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 4, अब देखिए 1 4, 1 को जब 4 के साथ आप ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना 0, ठीक है। अब ऐसे आप करते जाइए, यहाँ 2 3 4 0 1, ठीक है, लाइन से 3 4 0 1 2, यहाँ पे 4 0 1 2 3, ठीक। अब यही चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं, 1 1 ज़ा 1, 1 को 5 से डिवाइड करिए आएगा 1 रिमाइंडर, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, ये तो सेम आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 1 रिमाइंडर, 2 4 ज़ा 8, 5 से डिवाइड करेंगे बचेगा 3, ऐसे ही 3 1 ज़ा 3, 3 ही आएगा, 3 2 ज़ा 6 1, 3 3 ज़ा 9 4, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 2 बचा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 3, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 2, 4 4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15 1, समझ में आया। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वही मैंने सब जगह लिख दिया है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाती हैं, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। एडिशन के केस में हम लोग को क्या करना होता है, उसे हमें एडिशन के केस में से प्रूव करना होता है अबिलियन, है ना। सो अबिलियन देखिए समझते हैं क्या है। सबसे पहले तो जहाँ पे हमारी सेम ये पॉइंट उतर के आ जाते हैं सेम लाइन में, देखिए ये है ना सेम लाइन, हाँ सेम वही कॉपी हो गया यहाँ पे। जब भी ये कॉपी होता है, जहाँ पे भी ये कॉपी होता है वही हमारी उस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी हो जाती है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। अब ये बताइए जितनी बार आपने ऐड किया और उसको 5 से डिवाइड किया फिर रिमाइंडर लिखा, क्या वो इस सेट से बाहर चला गया, इस सेट से बाहर चला गया है क्या, नहीं, कोई भी एलिमेंट इस सेट से बाहर नहीं गया है, तो ये बात सही है। तो इसका मतलब क्लोजर होल्ड हो गया, फर्स्ट वाला होल्ड हो गया। एसोसिएटिव अगर आपका देखने का मन है तो आप वैसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एसोसिएटिव भाई 3 चीज़ें ले लीजिए। पहले एक बारी जैसे मान लेते हैं हमने 2 और 3 को ले लिया, लेट्स से 2 और 2 को ले लिया तो कितना है हमारा 4 आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको 1 के साथ ले लिया, 4 को 1 के साथ ले लेते हैं, 4 को 1 के साथ ले लेते हैं तो कितना आ रहा है 0, ठीक। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, इसी केस में उल्टा कर लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो समझाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा था यहाँ पे, अगर 2 + 4 और बाद में 1 कर दिए, चलिए 2 + 4 करिए, यहीं पे देख लीजिए, देखिए 2 + 4 यहाँ पे कितना दे रहा है, 2 + 4 यहाँ पे दे रहा है हमें 1, तो ठीक है 2 + 4 हम यहाँ पे 1 लिख देंगे इसकी प्लेस पर, और बाहर आ गया 1, 1 + 1 कितना दे रहा है, 1 + 1 हमें दे रहा है 2, तो ठीक है हमारा आंसर कितना आया 2। अब ज़रा ब्रैकेट चेंज कीजिए और पहले 1 + 2 में लगाइए, तो 1 + 2 कितना देगा भाई, 1 + 2 कितना दे रहा है 3, ठीक है 3 लिख लिया मैंने, और उसके बाद बाहर मैं 4 लगा रहा हूँ, +4 बाद में कर रहा हूँ, तो 4 और 3 को ज़रा देख लीजिए कितना हो रहा है, 4 3 और 4, लेफ्ट में 3 राइट में 4, कितना दे रहा है 2, तो देखिए ये भी तो 2 ही आ रहा है, तो आंसर देखिए सेम आ रहा है, तो यानी एसोसिएटिव भी होल्ड है, ठीक है। एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी मिल गया। अब इन्वर्स कहाँ मिलेगा, देखिए जहाँ जहाँ अब आपको पता चल गया ना आइडेंटिटी हमारी 0 है। अब जहाँ जहाँ आइडेंटिटी लिखी है उसे ज़रा सर्कल कर लीजिए, अब सर्कल कर लीजिए कोई दूसरे, ठीक है मैं रेड से कर लेता हूँ। ये हो गया हमारी आइडेंटिटी 0, यहाँ पे और यहाँ पे। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, जो जिसके सामने पढ़ रहा है वही उसका इन्वर्स है, जो आइडेंटिटी के सामने पढ़ रहा है वही उसका इन्वर्स है। अब देखिए 0 का इन्वर्स 0, ठीक, 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 0 पे जाके ऐड करना है 3, 3 का इन्वर्स 2, 4 का इन्वर्स 1। बात समझ में आई, ये इन्वर्स है, बात समझ में आ रही ना, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी आएगी उसी के साथ जो होगा ऑपरेशन वही, ये बात क्लियर है, ठीक है। इन्वर्स भी पता चल गया। अब देखिए एक ही चीज़ बचती है, वो क्या है, वो है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक चीज़ ध्यान देना होता है, सिर्फ एक चीज़, क्या, आपको एक प्रिंसिपल डायगोनल बना लेना है, इसको एज अ मैट्रिक्स समझ लेना है, एक प्रिंसिपल
डायगनल बना लेना, ये प्रिंसिपल डायगनल है, ठीक है। अगर हमारी वैल्यूज़, ये हमारी अगर कंपोजिशन टेबल जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट दिस प्रिंसिपल डायगनल, मतलब इसके लेंथ पे जितनी दूरी पर एक एलिमेंट राइट में लिखा उतना ही एलिमेंट क्या लेफ्ट में लिखा हुआ है, हाँ। 0 से दूरी पर 2 स्टेप दूरी पर 2 लिखा हुआ है, 2 स्टेप दूरी पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, ठीक है। अब 2 से ले लो 3, 3, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 0, 2 से 0, यस। फिर 4 से 0, 4 से 0, 4 से 1, 4 से 1, फिर इधर आइए 1 से 2, 1 से 2। तो ये क्या है, प्रिंसिपल डायगनल इज symmetrical about the composition table is symmetrical about the principal diagonal, so it also has the property of commutativity। commutativity की प्रॉपर्टी भी इसके पास हो गई। तो देखिए पांचों के पांचों इसमें दिख गया हम लोग को। अब हमें क्या करना है, इसको पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिख देना है कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा भाई अपना कि दिस इज़ क्लोजर, कोई भी एक एग्जांपल उठा के लिख देंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, एसोसिएटिव का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, इन्वर्स ऑफ 0 इज़ 0, इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 4, इन्वर्स ऑफ 2 इज़ 3, इन्वर्स ऑफ 3 इज़ 2, इन्वर्स ऑफ 4 इज़ व्हाट, 4 इज़ 1, ओके। सो ये लिख देंगे, अब इन्वर्स भी होगा। और इन्वर्स फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखेंगे, फिफ्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है, अबिलियन प्रॉपर्टी में सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी जाती है कि द कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल, सो इट हैज़ ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। सो ये Z5 प्लस क्या हो गया, Z5 प्लस जो है हमारा, देखिए आप लोग कैसे लिखते हैं, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इज़ अबिलियन, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट वाले में हमने 0 वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि दिक्कत कहाँ करेगा, ये 0 पे ही तो दिक्कत करेगा, तो वो चीज़ लिखना भी ज़रूरी है। देखिए ज़रा, देखिए तो अभी क्या करना है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 को 2 से 0, 0 3 0, 0 4 0, 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। वैसे तो ये वाला कोई फ़र्क उतना डालेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, अब देखिए बात वही है, क्या क्लोज़र तो होल्ड है, क्योंकि जितनी बार भी आपने चाहे मल्टीप्लाई करके कुछ भी लाया है, कुछ भी, वो हमेशा से उसी ब्रैकेट में से आया है। ये कुछ भी जो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी लिखा है वो कुछ अलग नहीं है, उसी ब्रैकेट में से है, तो क्लोज़र तो होल्ड हो गया, ठीक है। एसोसिएटिव नेचर क्या है, आप एसोसिएटिव नेचर भी देख लीजिए, सेम ही आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ समझाया था वैसे आप देख लीजिए कि भाई अगर 3 हम एलिमेंट ले लें, उनका मल्टीप्लिकेशन करें, लाइक ले लीजिए 1 2 और 3 ले लीजिए, तो ये इंटू 5 है, वैसे इंटू 5, ठीक है। 5 मतलब मॉड्यूलो 5 वाला मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर 2 3 6 हो गया, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा से फिर तो 1 ही आएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें स्टार्टिंग के 2 में लगा के देख लो, 1 इंटू 2 कर लो, 1 इंटू 2 कर लो, कितना आ रहा है 2, फिर 2 जो आया उसको 3 से करो, 2 जो आया उसको 3 से करो, कितना आ रहा है 1, इसका आंसर भी 1 आ रहा था, तो एसोसिएटिव तो हो गया, ठीक। अब आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी अगर आप देखें तो अगर सेम चीज़ उतर के आई है, हाँ सेम चीज़ आई है कहीं, ये सेम चीज़ यहाँ उतर के आई है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी कौन हो गई हमारी, 1 हो गई, 1 हमारी आइडेंटिटी हो गई, ठीक। अब 1 जिसके सामने लिखा हुआ है वो उसका इन्वर्स है, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, 1 का इन्वर्स 1, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्कल बना दीजिए, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2, 4 का इन्वर्स 4, अच्छी बात है। अब तो ये सोच रहे होंगे सारे तो इन्वर्स मिल गए, ये तो इन्वर्स भी हो गया, तो केवल सेम ही क्यों भैया हो, देखिए 0 का इन्वर्स मिल रहा है क्या, 0 का इन्वर्स तो है ही नहीं, क्योंकि ये इसकी लाइन में कहीं भी 1 है ही नहीं। तो आपको पता है ना, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है बच्चों जब सबका इन्वर्स मिले, तो यहाँ पे 0 का इन्वर्स मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ तो अगर हम लोग ने जैसे इससे पहले जो बनाई थी उसमें तो पहले से कंफर्म था, हम लोग पहले से जानते हैं कि भाई 0 का इन्वर्स नहीं होता है, इसलिए उसका हमें आइडेंटिटी तक तो मिलेगा लेकिन इन्वर्स मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बात सिंपल सी है, और आप सही से देखें तो 0 के केस में आइडेंटिटी तो कुछ और ही है ना, तो वहाँ पे इसलिए हमने नहीं लिखा था, लेकिन अगर आप लिखना चाहते तो लिख दीजिए,
वो ऑटोमेटिक यहाँ दिख भी जाएगा। तो हम सिंपल से इस लाइन के लिए लिखेंगे, अगर फोर्थ पॉइंट के लिए अगर हमें लिखना रहा है, वैसे लिखना ही नहीं है, दो ही यहाँ पे प्रूफ करना रहता है, ठीक है। तो दोनों लिख लेंगे, दोनों पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या एंडिंग स्टेटमेंट क्या देंगे, Z5 इंटू इज सेमी भी आ गया, है ना। अब इसके बाद एक और पॉइंट बचता है क्या, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कोई भी दो एलिमेंट का को ऐड करके आपको बाहर से मल्टीप्लाई करना है, तो कोई बात नहीं है, क्या करेंगे, आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भाई आप चाहो तो बहुत सारे एग्जांपल इसमें हैं, मतलब 5 एलिमेंट है, तो आप लिख लो लेट करके, लेट A, B, C बिलोंग्स टू Z5, अब उसी में से कोई उठा लिया हमने। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। अब मैं एक पार्ट हमेशा करता हूँ, एक पार्ट आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। सो देखिए, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट में क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो तो बाहर रहेगा और एडिशन वाला मॉडुलो अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो B + C का जो मॉडुलो जो भी आएगा, जो भी वो आंसर आएगा, तो इसमें करना ही क्या होगा, ये मॉडुलो 5 से डिविजिबल होगा, मतलब 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें लिखना चाहिए कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 एंड बिलोंग्स टू Z5, मतलब यही तो आएगा ना। हाँ, अच्छी बात है, ये आएगा। RHS भी ले लीजिए इसका। RHS में आप क्या लिखते थे, RHS में आप ये लिखा करते थे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके लिखते थे, ठीक है। A टाइम्स C होगा ना। तो यहाँ ये भी डिविजिबल बाई 5 होगा, ये भी डिविजिबल बाई 5 होगा, दोनों का ऐड करने के बाद भी डिविजिबल बाई 5 होगा, मॉडुलो 5, है ना। एंड बिलोंग्स टू Z5, तो भाई दोनों Z5 से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो भाई हो क्या रहा है, आपका DP भी यहाँ पे हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो कुल मिला के जो हमारा Z5 इंटू है, सो यू कैन राइट की हेंस Z5 + 5 एंड इंटू 5 एंड इंटू 5 इज अ रिंग। अच्छा, रिंग तो प्रूव हो गया, अभी कॉम्यूटेटिव रिंग करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आपको कॉम्यूटेटिव भी दिखाना है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉम्यूटेटिव नहीं है क्या, कॉम्यूटेटिव है बच्चों, दिखाता हूँ। सिमेट्रिकल नेचर है इसका, आपको दिखाते हैं, ठीक है। फिर से भाई काम करिए, क्या प्रिंसिपल डायगोनल बनाइए, बनाने जा रहे हैं। देखिए ये प्रिंसिपल, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ पहले। प्रिंसिपल डायगोनल ये है हमारा, क्यों भाई, ठीक। अब देखो ज़रा, ये 0 ये 0 0 0, मतलब 0 वाले तो सारे 0 है, ठीक है। 1 से 2 1 से 2, 1 से 3 1 से 3, 1 से 4 1 से 4, फिर 4 से 1 4 से 1, मतलब जितना राइट में उतना लेफ्ट में, 4 से 3 4 से 3, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल नेचर अबाउट दी प्रिंसिपल डायगोनल। 4 2 4 2 हो गया ना सिमेट्रिकल। इसका मतलब है कॉम्यूटेटिव बिहेवियर यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। से जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके आसपास क्या है, ये सिमेट्रिकल हो जा रहा है। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमको लिखना भर है। क्या लिखना है, देखिए अब इसमें लिखना क्या है, वही जो मैंने एडिशन के केस में बताया था कि दी कंपोजिशन टेबल, मैं पूरा लिख देता हूँ। सो द कंपोजिशन टेबल इज फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल है, सो इट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग, सो इट इज आर ना लिखें, Z5 इज आर लिख लीजिए। सो Z5 इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। अब विद यूनिटी की बात करें तो 1 नहीं है क्या इसमें, ऑल्सो इट हैज़ दिस, है ना। सो या हेंस लिख दिया एट लास्ट, हेंस Z5 + 5 इंटू 5 इज अ कॉम्यूटेटिव
रिंग विद यूनिटी। बात समझ में आई? समझ में आ गई। चलिए अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग पे चलते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन HW दे रहा हूँ मैं, ठीक है। HW है आपके लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, अभी जो जस्ट बताया मैंने, लास्ट क्वेश्चन में Z5 के प्लेस पर आप Z6 कर देना, ठीक है। और आपको वहाँ पे भी प्रूव करना है दैट इट इज़ अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी उसी की तरह करना है, लेकिन आपको करके बताना है पूरा अच्छे से लिख करके। मॉडुलो 6 है, ठीक है, मॉडुलो 6 वाला करना है आपको। और क्या है, Z6 + 6 × 6, ये आपको करके बताना है। एंड यू हैव टू सेंड दिस ऑन आवर टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे आपको टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जब आप, ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। और जब टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैसेज होगा, थोड़ा आप स्क्रॉल करके ऊपर जाइएगा तो उसमें मैथ फॉर कन्वर्सेशन भी होगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को डायरेक्ट फ़ोटो खींच करके भेज सकते हो, एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी और एनी क्वेश्चन अबाउट व्हाटएवर, सो यू कैन एग्जैक्टली आस्क देयर। वहाँ पे कुछ और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी होंगे, और भी स्टूडेंट्स होंगे, वो या तो आंसर कर देंगे, या फिर डेफिनेटली आई विल डिलीवर द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विच यू आस्क, ठीक है। सो ये आपको क्वेश्चन करना है एंड वहाँ पे सेंड करना है। चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग पढ़ते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ते हैं। जो नंबर 1 पे प्रॉपर्टी है रिंग की, वो क्या होती है भाई? देखिए, इसे बोलते ही हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो की प्रॉपर्टी मतलब, अगर मुझे लगता है कि R+1 R+ एक रिंग है, लाइक इफ R+ ऐसे बना देता हूँ, बी आ रिंग, अगर ये रिंग है तो हमारे पास एक एलिमेंट है, देन फॉर ऑल A belongs to R रिंग। अगर A belongs to R है और हमें A times 0 is equal to 0 times A, ये ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसे हम प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो बोलते हैं। अब क्या है इसके बाद, नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए फॉर ऑल, ठीक है, AB belongs to R। अगर हमने क्या किया, A में उसी एलिमेंट का नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का हम ट्रांसफ़र कर दें इधर उधर, और हम ये भी लिख सकते थे कि माइनस बाहर करके और 2 एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दें। ये तीनों चीज़ें सही होती हैं, वो तो ठीक बात है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। व्हाट इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी इज़ व्हाट? देखिए ये भी सिंपल सी है, इसे एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। हम लोग एडिशन के लिए किए हैं, अब ये सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो क्या नाम ही है, नाम का कोई फ़र्क नहीं है वैसे, आपको नाम याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक सेकेंड, फॉर सब्ट्रैक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करना है भाई, फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू R, मुझे क्या करना है, बस कुछ करना नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है A times B - C इक्वल्स टू AB - AC, ठीक है, A × C, है ना। एंड 2 होते हैं ना इसमें, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 होते हैं। अब राइट से कर लीजिए इसको, B - C × A इज इक्वल टू BA, B × A एंड -C × A, ठीक है। दीज आर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग। अब देखिए हमें ज़ीरो डिवाइज़र्स की बात करनी है। क्या होता है ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ रिंग? रिंग का ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है? बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से सुनते हैं। देखिए ज़ीरो डिवाइज़र एक ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। फॉर एवरी A belongs to R, if
बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग्स टू आर, मतलब आर ए हमने कोई भी एलिमेंट उठा लिया और बी ऐसा एलिमेंट उठाया जो कि ज़ीरो नहीं है। एंड आफ्टर दैट इफ़ वी आर गेटिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज बोथ द नंबर्स टेकन फ्रॉम द रिंग, अगर हमें ज़ीरो मिलता है चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से, तो इसे क्या कहेंगे, रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र। अब यहाँ पे ए क्या हो गया, ज़ीरो डिवाइज़र हो गया, ठीक है। ए को क्या बोलेंगे, ज़ीरो डिवाइज़र बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या एक चीज़ ध्यान रखना कि ए हम कोई भी एलिमेंट ले लें बट बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और उनका दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ज़ीरो दे रहा है चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से, तो ए को हम क्या बोलेंगे, रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र। अब यहाँ पे दो चीज़ें और देखेंगे, ज़ीरो डिवाइज़र की सब हेडिंग में दो और आ जाते हैं, क्या, एक इम्प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र और एक प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र। अब देखिए ऊपर की ही डेफिनेशन जो है ज़ीरो डिवाइज़र भी में, अगर हम ये कर लें इफ़ a is equal to 0 belongs to R, then for every b non-zero belongs to R, क्या हमें हमेशा a इंटू बी ज़ीरो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसे में इम्प्लाइज दैट हम a को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र, क्योंकि वो क्या है, ज़ीरो ही ले लिया गया है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट a इज़ इम्प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर मैं ये कहूँ इफ़ a इज़ नॉन ज़ीरो, अगर हमने a को ही ज़ीरो नहीं लिया, इफ़ a इज़ नॉन ज़ीरो, साथ ही साथ b इज़ नॉन ज़ीरो, और दोनों को दोनों बिलोंग टू r करें, और फिर भी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ जाए, तो क्या होगा, इसे प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र कहेंगे। ये कैसे आएगा, देखिए एग्जांपल इसका देखते हैं। इसका एग्जांपल यही सिंपल सा है, अभी हमने Z5 वाला क्वेश्चन किया था, उसमें आप थोड़ी देर के लिए 1 और 5 इन दोनों को ले लीजिए और दोनों में ज़रा मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 वाला करिए, क्या दोनों ज़ीरो हैं, इनमें से कोई एक भी ज़ीरो है, कोई एक भी ज़ीरो नहीं है, ना 1 ज़ीरो है ना 5 ज़ीरो है। 1 5 5 हो गया, 5 को 5 से डिवाइड करिए, लेकिन उसमें 5 तो था ही नहीं ना, तो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लेते हैं, मैंने जो क्वेश्चन आपको करने को दिया है उसमें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है, ठीक है भाई, तो उसमें ले लीजिए 2 और ले लीजिए 3, क्या ये दोनों ज़ीरो है, नहीं। 2 3 ज़ा 6 करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भाई, कितना आएगा आंसर, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो ये बताइए, आ तो गया 0, लेकिन क्या ये दोनों में से कोई ज़ीरो है, नहीं। तो ये कैसा हो गया, अगर हम इसको a मान रहे हैं तो ये कैसा हो गया, प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक। दो छोटी छोटी और डेफिनेशन उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, जिससे कि रिंग आज पूरा ख़त्म हो जाए। तो भैया ये लेफ़्ट एंड राइट ज़ीरो डिवाइज़र क्या है, उसी की प्रॉपर्टी है भैया, कुछ है नहीं। देखिए अगर इफ़ a इज़ ज़ीरो डिवाइज़र, इफ़ a इज़ ज़ीरो डिवाइज़र, अब वो चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर, ठीक है, इज़ ज़ीरो डिवाइज़र एंड a बिलोंग्स टू R, मान लेते R में बिलोंग कर रहा है, तो अगर आप a इंटू बी कर रहे हो, ठीक है, और b इंटू a कर रहे हो, तो a को जहाँ पे आपने लेफ़्ट में रखा है वो लेफ़्ट वाला ज़ीरो डिवाइज़र हो जाएगा, लेफ़्ट ज़ीरो डिवाइज़र, और ये क्या हो जाएगा, राइट ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक। बात क्लियर है। अच्छा भाई, अब समझते हैं एक अच्छी सी प्रॉपर्टी और आ गई हमारे सामने, क्या है, कैंसिलेशन लॉज। कैंसिलेशन लॉज, ये कैंसिलेशन कब होता है भाई, कैंसिलेशन लॉज, ठीक। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है भैया, बड़ी सिंपल सी बात है, कैंसिलेशन तभी होता है जब कोई चीज़ें, दो चीज़ें एक दूसरे की इन्वर्स हो, तभी वो कैंसिल होती हैं, है ना। और कैंसिल होने के बाद अपनी वो रिस्पेक्टिव आइडेंटिटी देते हैं, 2 - 2 0, क्योंकि 2 का इन्वर्स क्या, -2। तो कैंसिलेशन लॉ का कोई अलग सा मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको ये चीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है रिंग में कैंसिलेशन लॉज क्या होते हैं। देखिए मैं एक चीज़ लेता हूँ, फॉर ऑल ABC, बच्चों बीच बीच में खाना बनने की आवाज़ आती रहती है, तो कोई बात नहीं, उसे एंजॉय किया करिए, टेस्टी वीडियो बनती है आपकी, ठीक है, तो उसको सुनते सुनते मज़ा लेते लेते बढ़िए, क्या करना है, मैं यहाँ पे स्मेल कर रहा हूँ उसको और आप वहाँ से सुन के मज़ा लीजिए फ़िलहाल, अपार्ट फ्रॉम जोक, ठीक है। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, ये होता क्या है, समझते हैं क्या है। और यहाँ पे अगर मैं ये ले रहा हूँ कि भाई चलो
a इंटू बी ले रहा हूँ और a इंटू सी सेम कर ले रहा हूँ, तो इसके जस्ट बाद आप सोचो कि a से a को कैंसिल कर लिया जाए, b इज इक्वल टू सी आ जाता है। बिल्कुल इसे ही कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। क्यों हम कह पा रहे हैं, क्यों 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 इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे a को नॉन ज़ीरो लेना है। ठीक है भाई। और अगर हमने लिखा हुआ है कुछ इसे इस तरीके से, एक सेकेंड, वाइट 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 वाइट, b इंटू ए लिया है इज इक्वल टू सी इंटू ए, और मैंने a से a को कट कर दिया तो b इज इक्वल टू सी फिर भी आ गया। तो बच्चा हो, एक बात सुनिए, जब आप लेफ़्ट से a को कैंसिल करते हो उसे बोलते हैं लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, LCL, वाह क्या नाम है। और राइट से कैंसिल करते हो तो RCL हो जाता है। वैसे ये RCM होता तो रोटी कपड़ा मकान हो जाता। तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ हो गया। ठीक है। अच्छा भाई, ये सिंपल केस में तो ठीक है, मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन में तो ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता तो कुछ अलग होता। ठीक है, हो सकता आंसर कुछ और ही आता। मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि ये सिंपल में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ज़रा देखते हैं थोड़ा स्पेशल, मैं एग्जांपल लेता हूँ उसके लिए, ज़रा सोच के बताइएगा। आप ही देखिए कि भाई अगर मैं मॉडुलो वाला ले रहा हूँ, लाइक मैं ले रहा हूँ 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ले लेता हूँ 5 वाला या 6 वाला ही ले लो चलो, ठीक है, और ले लेता हूँ लाइक 3, ठीक है, ये ले लिया। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? भाई डिवाइड करो, 0 आएगा, अच्छी बात है। फिर और अगर मैं 4 3 ले लूँ तो 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, 4 3 ज़ा 12, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। ठीक है, दोनों सेम तो आ रहा है, राइट हैंड साइड तो इक्वल आ रहा है भाई, राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप देखो ये दोनों 0 तो है नहीं, एक सेकेंड, 3 तो 0 है नहीं, 3 तो 0 है नहीं, मैंने राइट कैंसिलेशन लेने की बात की है। तो ये दोनों सेम तो आ रहे हैं बच्चों, मतलब मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। हाँ, मैं ये तो बात सही है कि भाई 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 इज इक्वल टू, ये बात तो सही है कि ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो दोनों के दोनों 0 के इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर आप 3 से 3 को कैंसिल कर दो, राइट कैंसिलेशन लगा दो, तो क्या ये भी सही होगा? क्या 2 इज इक्वल टू 4 होगा? कभी हो सकता है? नो, नेवर, असंभव, नो, है ना, नॉट एप्लीकेबल। आप इसको सीधे नॉट इक्वल लगा दोगे। तो देखिए मॉडुलो के केस में ये चीज़ फॉलो नहीं हुआ, तो मैंने क्या बोला कि कहीं कहीं होगा, जहाँ जहाँ होगा उसे कैंसिलेशन लॉ होल्ड मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए लास्ट 2 और छोटी छोटी प्रॉपर्टी और, एंड दीज आर रिंग विद जीरो डिवाइजर एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो देखिए फॉर ऑल a कॉमा बी, या मैं ऐसे कहूँ कि a और b अगर दोनों को ही मैं ज़ीरो ना लूँ, a नॉन ज़ीरो b नॉन ज़ीरो बिलोंग्स टू r, लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ देन अगर ये हमें ज़ीरो देता है, मतलब दोनों ज़ीरो नहीं है, तो इट इज़ रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, और अगर विदाउट की बात करनी है तो फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, a इंटू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो और b इंटू ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर ईदर इनमें से क्या, इसमें क्या होता है, ईदर a इज़ इक्वल टू ज़ीरो और b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में कम से कम एक को ज़ीरो होना पड़ता है, तब वो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होता है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये हो गया भाई रिंग की सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म, विद ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन्ड क्रिस्टली। ठीक है, क्लियर जो भी होता है। एंड इसके बाद रिंग जो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड है वो समझना है, वो छोटा हो जाता है इसको समझने के बाद। अब आपका काम क्या है, आप इसे जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है, लाइक मन करे तो ज़रूर करिए, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे हैं वो आप इसमें जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आप कमेंट का रिप्लाई तो देता ही हूँ। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अपने फ्रेंड्स में, और उन्हें भी शेयर करके बोल दीजिए ज्वाइन कर लें, जिससे कि वो अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकें। दे डू नॉट नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग फॉर मैथमेटिक्स अनटिल आई एम हेयर। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तब तक उन्हें मैथमेटिक्स के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दे डू नॉट इवन नीड टू पे दोज लाइक 6,000 to 7,000 रुपीज़ फॉर एनी वन सेमेस्टर्स। ठीक है,
सब कुछ फ्री है, आपके लिए जो हेल्प है वो बिल्कुल अभी तो फ्री ही है। आई हैडंट थिंक सो मच दैट टू अप्लाई एनी फ़ीस, और अगर वो कभी फ़ीस अप्लाई होती भी है तो इतनी जेन्युइन होगी कि जितने में आप आई थिंक बहुत छोटी सी चीज़ें खरीदते होगे, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ है, वैसे तो आई हैडंट थिंक इट, है ना, मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, ठीक है ना। सो देखेंगे, फ़िलहाल वो भी बहुत जेन्युइन होगा, ठीक है। सो इतना आप कर दीजिए प्लीज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट इंटीग्रल डोमेन के साथ, आपके अपने प्यारे से चैनल रुपेश मिश्रा के साथ मैथ वैथ पर। थैंक यू।